अच्छा, इसी दौरान हमारे सवाल और जवाब के सिलसिले के दौरान हमें किसने ज्वाइन किया? बिल्कुल नाजरीन, पाकिस्तान के बड़े मारूफ और मकबूल शख्सियत के साहिबजादे भी हैं और इनकी अपनी भी ज़ाहिर अब एक अलग पर्सनैलिटी है और सियासत में इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और वो ताल्लुक है इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हुकूमत में वफाकी वजीर भी रहे हैं इंफॉर्मेशन के। सेनेटरशिप की फराज साहब हमारे साथ मौजूद है। टेक्नोलॉजी भी संभाली। बिल्कुल, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं आप? ठीक। सवालात सुन रहे थे आप? हमें अब तारुफ कराते हुए समझ नहीं आ रही है एक दो दिन से कि क्या करें, साबिक कहें क्या कहें? नहीं, बिल्कुल साबिक। अब तो साबिक है जो मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने उसको बना लिया। अच्छा ये बताएं सर कि ये साबिक होने के बाद आप लोगों के चेहरे पे एक अलग खुशी नूर आया हुआ है। देखिए, यही तो सब यही कहते हैं कि जिस तरह के अभी आपने कहा ना कि जाने से खुशी होती है और आने से अफसोस होता है, लेकिन बात यह है कि हमें तो इसलिए खुशी है कि हम समझते हैं कि जो काम हमने किए हैं गवर्नमेंट में और जिस तरह से जो अपोजिशन की वजह से जो पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो गई है, हमें उससे ये सारा एतमाद और सारी खुशी हमें उसकी वजह से मिली है। सही है, अच्छा है ये एतमाद। हम भी ज़रा आपके करीब आकर बैठें और फिर उसके बाद गुफ्तगू करें। ये जो हमने सवालात किए थे ये आपने सुने? पहला सवाल तो ज़रा मुश्किल था, लेकिन आपसे भी हम सवालात कर लेंगे कुछ। और क्या, हमारे पास सवालात बहुत सारे रखे हैं। रोज़े के इस टाइम पे किसी भी को भी आप जब सवाल पूछते हैं, मेरा ख्याल है ज़्यादती है, बड़े आसान से सवाल पूछें। चलिए भाई, देखते हैं अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। आपके लिए कौन सा आपसे कौन सा सवाल कर सकते हैं? लाए देखते हैं कौन सा सवाल है आपके सामने आता है जी। सवाल, हाँ ये सवाल देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये, बड़ा ढूंढा मैंने। कौन सी चीज़ है जिसका अगला हिस्सा अल्लाह ने बनाया, पिछला हिस्सा इंसान ने बनाया? होय होय, सोचे। इसी चीज का डर था शिबली साहब को। अगला साइंसी चीजें बड़ी है। अगला हिस्सा अल्लाह ताला ने बनाया है, पिछला हिस्सा इंसान ने बनाया। बड़ा मुश्किल सवाल है ना भाई? बताएं भाई, बताएं, सोचे। इसका ताल्लुक थोड़ा सा हिंट भी दे सकता हूँ मैं आपको। शिफा को समझ में आ रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा वैसे, जरा मुश्किल सा लग रहा है, बताएं। बेसिकली दो कंपोनेंट्स पर बनी हुई चीज़ है ये। अच्छा, एक हिस्सा जो है वो इसका अल्लाह ताला ने बनाया है, फिर उसके साथ मैन मेड हिस्सा जो है इसका पीछे लगाया जाता है। यूं है ये तो गधा गाड़ी है। क्या गधा गाड़ी कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा। बिल्कुल ये बिल्कुल सर पहुंच गए। गुड। करोड़ों रुपए के इनामात आपको नहीं दिए जाएंगे क्योंकि हम दे नहीं रहे इनामात। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे भी हम कर लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं जी। हमारे साथ कौन है जी? मोहम्मद अजलान है जी, कराची से। मोहम्मद अजलान, कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अजलान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? रोज़ा रखा हुआ है आपने? जी। अच्छा, ओके, गुड। चलें ठीक है, तो सवाल करते हैं फिर आपसे। लाएं भाई सवाल कौन सा है जो कि अजलान साहब की किस्मत में आएगा? लाइए जी। कुरान में किस सबसे बड़े जानवर का नाम आया है? ओके जी, ये है सवाल जी। अजलान बताएं। सूरह बकरा में ऊंट का जिक्र होता है। अच्छा, ऊंट सूरह बकरा में जिक्र है, लेकिन ऊंट से भी बड़ा जानवर है जिसका जिक्र हुआ है कुरान में। बड़ी मशहूर, हिंट दे दूं? नहीं, थोड़ा अकल, थोड़ा जोर दें ज़हन। कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। अच्छा, ये तो फिर अभी छोटे हैं आप। लेकिन आपने एक जानवर तो बता दिया, चले ठीक है, लेकिन थोड़ा और सोचें। बड़ा साइज में बड़ा अजलान जी। सोचें। हाथी। हाँ, हाथी। सूरह फील में हाथी, बिल्कुल। चले जी अजलान, वेरी गुड, जबरदस्त, आपने भी सही जवाब दिया। ये हमने थोड़ा सोचा कि ज़हनी आजमाइश वैसे तो एक तरफ लगी हुई है कोर्ट में, एक ज़हनी आजमाइश हम इधर बना लें। मुश्किल है इसे और मुश्किल ना बना। लेकिन वैसे आपकी रमज़ान की रूटीन क्या होती है आजकल? तो बड़ी खतरनाक रूटीन हुई जी। देखें, सुबह हम कोर्ट जाते हैं, फिर दोपहर को थोड़ा ऑफिस सेनेट में कुछ टाइम गुजार के फिर थोड़ी एक्सरसाइज और फिर टॉक शोज़ की तैयारी। उसके बाद फिर जो हमारा एहतजाज हो रहा है या वो हो रहा है, वो 6 दिन जारी रहना है अभी? जी नहीं, वो एहतजाज है या वो सेलिब्रेशन है? वो मिक्सचर है, जो प्रिपरेशन है, वो इलेक्शन भी है और सेलिब्रेशन भी है। अच्छा, ओके जी। और इलेक्शन की तैयारी भी है। सो ये 3 in 1 है। 3 in 1 चीज़ है। इसलिए काफ़ी देखिए, रमज़ान के महीने में की जो खूबसूरती है वो ये है कि बावजूद इसके कि आप खाने पीने से अलहदा होते हैं, लेकिन जो रूटीन बनती है ख़ास तौर पे ये 3 बजे के बाद
और फिर जिस तरह भी अफ्तारी करीब आ रही है तो जो एक एक्साइटमेंट होती है, जो एक सुकून होता है, वो मतलब है उसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक रमज़ान वो होता है जो हमारा बचपन का रमज़ान होता है जी, उसकी अलग मेमोरीज होती हैं। हाँ, और जो उसमें बड़े तो होने ईद का की इंतजार रहता था ना। उसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा कुछ अगर हमें बचपन नहीं, में लेकर देखिए जाएं। बचपन में भी यही होता था। मुझे याद है कि हमने बड़ी छोटी उम्र में, क्योंकि मेरी वालदा बड़ी रिलीजियस औरत थी भी और हैं भी माशाल्लाह, तो वो उन्होंने मेरा ख्याल है कि 6 साल की उम्र से 7 साल की उम्र से हमने रोज़े रखने शुरू कर दिए थे। बिल्कुल। ओके। मेरा ये होता था कि 4 बजे के करीब मुझे क्या आ जाती थी और दो, लेकिन रखता था वो सुबह उठना सहरी के वक्त, और सारी मेरी फैमिली जनरली बड़ी रिलीजियस फैमिली है। अच्छा, जी, सही है, सही। अच्छा, और उसमें एक चीज़ ये भी होती है ना कि जैसे चूंकि आपने वालिदा का जिक्र किया, वो जो तरबियत वाला जो अंसर है वो वालिदा की तरफ से बड़ा होता है। उसमें सख्ती भी शामिल होती है, उसमें मोहब्बत भी शामिल होती है। ये आप अपने नाज़रीन को भी बताएं जो अक्सर समझते हैं कि देखें कि जी मैं अहमद फराज का बेटा हूँ, बड़ा फ़ख्र है मुझे, इंतहाई फ़ख्र है मेरा, पहला तारुफ मेरा आखिरी मतलब बिल्कुल इतना बड़ा नाम है कि आप बिल्कुल। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भाई एक परवरिश में एक वालिद साहब का किरदार होता है और एक वालदा का होता है। तो जो वैल्यूज़ और जो एक पूरी एक जो ये मज़हब की तरफ या और चीज़ें, ये सारी माँ की तरफ से आती हैं। और माँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी वो मज़हबी औरत, पूरी फैमिली है हमारे आप 600-700 साल पीछे चले जाएं तो रिलीजियस। ये शिफा को शायद पता है बिकॉज इनके भी कुछ हमारे कुछ ताने बाने इनसे बिल्कुल ताने बाने कुछ मिलते हैं। लेकिन शिबली साहब उस तरह होता था, मतलब अक्सर अभी होता है कि जब हम छोटे होते हैं और शुरू में ये तरबियत होती है नमाज पढ़नी है, और तो अक्सर कोई बड़ा पूछ लेता है हाँ भाई नमाज पढ़ी है, तो अक्सर हम उसको कह देते हैं डर के मारे हाँ पढ़ी है, हाँ पढ़ी है। ये भी होता था हमारे। लेकिन नहीं, ये भी बड़ा अच्छा, मेरे दादा साहब जो कि उस ज़माने के मैथमेटिशियन भी थे और स्कॉलर भी थे, तो हमने ये 6 साल के 7 साल की उम्र में हमें ये सारी सूरतें, सूरह यासीन हो गई, सूरह आयत कुर्सी हो गई, ये सारे कुल हो गए, ये सारे हमें बिल्कुल याद थे। ये उसी वक्त से हमें याद है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है तो हमारा सिलसिला बचपन ही से बड़ा उस लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि आप जब अपने वालिदैन की तरफ से या घरों की तरफ से एक माहौल बनेगा तो फिर वो बच्चे रिलीजन की तरफ आते भी हैं, उनकी तरबियत सारी वहीं से होनी है। वरना अगर वालिदैन तरबियत नहीं करेंगे तो फिर आपको पता नहीं कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है जी कि नॉर्मली आजकल टाइम शायद कम होता है पेरेंट्स के पास, लेकिन जो वालिदैन का जो इस वक्त की जो स्पेशली जो यंग बच्चे होते हैं, मेरा इत्तेफाक से बड़ा यंग बच्चा है जो कि अभी खैर 13 साल का है, लेकिन जब से वो हुआ तो हालांकि वो एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसकी जो हमने इसलिए ज़्यादा फोकस की हुई है उसकी तरबियत कि वो पाकिस्तानी सोच भी रखे और वैल्यूज़ रखे और मज़हब की तरफ उसका वो हो, तो वो भी माशाल्लाह अभी वो भी रोज़े रख रहा है। अभी सिर्फ 4 बजे तक रोज़े रखता है। सही, ठीक है, ये भी एक प्रैक्टिस होती है। आहिस्ता आहिस्ता उसको हम ले जा रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। पेरेंट्स का बड़ा रोल बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि सियासतदान है तो उसके लिए कुछ मतलब, और इंटरव्यूज़ भी ज़ाहिर है, अभी आपने ये जिक्र किया कि हमारा इंटरव्यू होता है शाम को, फिर किसी न किसी टॉक शो में बैठते हैं, कौन सा सवाल सियासतदान के लिए सबसे मुश्किल होता है जिसका जवाब वो फंस जाए देना? देखें, वो एक तो वो सियासतदान होते हैं जो कि प्रोफेशनल सियासतदान होते हैं, कन्वेंशनल, जो कि हर चीज़ कहना करना जायज़ है, जिस तरह के हम देखते हैं। इमरान खान एक वो सियासतदान है जिसकी कि हमने एक्चुअली पॉलिटिक्स में भी सियासतदान उस लिहाज से नहीं हो, हम जैसे लोग पॉलिटिक्स में आए इमरान खान की वजह से। इमरान खान भी जो क्लासिकल जो एक डेफिनेशन है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या इवन इंटरनेशनली पॉलिटिशियंस की, वो उसमें नहीं आते हैं। वो स्ट्रेट टॉकर हैं, वो सिंसेरिटी पे उनकी जो पॉलिटिक्स है बेस्ड है, वो ऑल्ट्रुइज्म पे बेस्ड है, वो एक जद्दोजहद पे बेस्ड है। मतलब इससे बड़ा सिंबल ऑफ परसेवेरेंस कौन हो सकता है यंग लोगों के लिए। लेकिन उसमें शिबली साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाते हैं? अब रहना हमने पाकिस्तान में है, सियासत इस मुल्क में करनी है जहाँ पर रोज़ बेचने और ख़रीदने का मामला होता है मेंबर्स के साथ, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई हम बाय द बुक चलेंगे, हम कुछ नहीं खरीदेंगे बेचेंगे, आप कर रहे हैं तो आप बहुत बुरे हैं। ये जब तक आप उसका पार्ट नहीं बनेंगे, आप बदलेंगे कैसे? रूल्स ऑफ द गेम तो जो ग्राउंड पे होती हैं, लेकिन किसी आप एक ख़ास हद से नीचे नहीं जा सकते अगर आपका वैल्यू सिस्टम और आपकी कमिटमेंट एक ऐसे मुल्क के लिए जिसमें कि आप समझते हैं कि कानून की बालादस्ती हो, मुल्क में हर एक के साथ एक इंसाफ किया जाए, एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए बराबर हों,
इस किस्म की चीज़ों में और मेरिट का निज़ाम हो, तो उसमें जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें जिस तरह। लेकिन ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, और ये मैं ये कहता हूँ ना कि तब्दीली के लोग कहते हैं इमरान खान की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए है, एक कायद-ए-आज़म जिन्होंने बनाया, आगाही दी थी, मुल्क दिया, एक टेरिटरी दी, इसलिए नहीं दी कि एक पीस ऑफ लैंड हो, उसमें एक ख़ास उसमें तर्ज अमल, तर्ज ज़िंदगी और अपनी एक शनाख्त और अपनी वो। फिर उसके बाद जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, उन्होंने शऊर दिया, पूरी पाकिस्तान के अवाम को शऊर दिया पॉलिटिक्स का और अपने हुकूक का। 73 का आइन दिया, 73 का आइन दिया। फिर जो है वो एक अलहदा पीपल्स पार्टी थी, वो जेन्युइन पीपल्स पार्टी थी। आजकल की जो पीपल्स पार्टी है ये बस सिर्फ नाम की है। तो उसके बाद फिर इमरान खान आए, उन्होंने ये जो सारा कल्चर है मेरिट का, करप्शन के ख़िलाफ़, जिसने कि इस मुल्क को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, उस पे एक जो जद्दोजहद की, उसमें अब ये है कि ये एक यंग जनरेशन और पाकिस्तान के अवाम में ये चीज़ फैल गई। इसी वजह से ये जो सब कुछ हो रहा है या जो हुआ है, सारे लोग जो कि हमारे ख़िलाफ़ भी थे, हमें क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे, वो आके हमारे साथ खड़े हो गए कि उन्होंने कहा कि यार ये तो हमें कबूल है, लेकिन हमें जो ये पुराने चेहरे जो कि पुराने एक सियासत के करते थे, वो लोग हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग इससे उन्हें एक रातों की नींद उड़ गई, सच्ची बात है। चाहे वो बाहर के हों, एक्सपैट्रिएट्स हों, हमारे सारे लोग इकट्ठे हो गए। बल्कि हम समझते हैं कि जो 2018-2014 में जो हमारा एक था, उससे भी हम ऊपर चले गए। मैं अच्छा, ये सिंसेरिटी ऑफ कॉज होती है, ये अल्लाह ताला की मदद होती है जो कि आपके लिए ऐसे क्रिएट कर देते हैं। 3 महीने पहले, 2 महीने पहले आप सोच सकते थे, कब कहते थे, यही कहते थे अपोजिशन वाले कि जी आपको लोग टमाटर मारेंगे, अंडे मारेंगे। अब वो खुद छुप रहे हैं टमाटर खाने से। हम जरा सियासत की तरफ निकल गए। मैं तो इफ्तारियों की डिस्कशन करना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था मैं कि आप इफ्तारी में क्या पसंद करते हैं। खान साहब के साथ कोई इफ्तारी हुई तो जरा उसका बताएं। ये कोई खान साहब तो वो तो बड़ी सिंपल इफ्तारी करते हैं, और उनकी खुराक हमेशा सिंपल रही है, लेकिन बड़ी सॉलिड खुराक उनकी होती है। तो मैं तो चूंकि वेजिटेरियन आदमी हूँ, तो इसलिए मेरे लिए अच्छा मुकम्मल वेजिटेरियन है। मैं मुकम्मल, तो मेरे लिए तो गोश्त की चीज़ें और ये मुर्गी और ये सारा कुछ आउट है ना। तो मैं यही पकौड़े, समोसे, तो ऐसा क्यों? बचपन से ही, अच्छा, जब से मुझे याद है, होश सर आप खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल सही बताएं। पक्के वाले शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक कर लें, डोमिसाइल वगैरह आपका वहीं का? बिल्कुल। लेकिन वैसे आपकी पार्टी में और नहीं, पाकिस्तानी भी हूँ। ये भी है, बिल्कुल। लेकिन आपकी पार्टी में, पीटीआई में, कौन ऐसा शख्स है जिसके यहाँ की इफ्तारी बड़ी ज़बरदस्त होती है? आई थिंक के अली अमीन के घर बड़ी ज़बरदस्त इफ्तारी होती है। अली अमीन गंडापुर। और इसी तरह जो है, देखिए ये हमारे जो ख़ास तौर पे जो पठान साइड के हैं ना, इसमें हमेशा सबकी इफ्तारियाँ बहुत अच्छी होती हैं। सही है। तो हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन और अगर ऑपोजिशन वाले हों जो आपको दावत दें और उसकी दावत आप बिल्कुल ठुकराएंगे नहीं, इफ्तारी की दावत आ रही है ऑपोजिशन से, वो कौन होगा? वो मेरा ख्याल है कि राजा ज़फ़रुल हक होगा, एक अच्छा। इंतहाई डिसेंट आदमी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं। देखिए हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं। असल चीज़ है लीडर की, कि लीडर कैसा है। अच्छे बुरे हर पार्टी में आते हैं, बिकॉज उन्हें पाकिस्तानी सोसाइटी से ही आते हैं, जाहिर है। तो जो लीडर होगा उसकी बुनियाद पे फिर वो तयन होता है कि वो कल्चर किस तरह ट्रिकल डाउन करता है। तो हम यूँ कर लेते हैं ना सवाल कि आपको 3 जगह से अफ्तार की दावत आई है, एक ही दिन है वो अफ्तार। एक दावत है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से, एक दावत है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, एक दावत है आसिफ जरदारी की तरफ से। अब उन तीनों में से आप किसको सिलेक्ट करेंगे? दिन एक ही चुन लिया है उन्होंने। उस दिन मैं रोज़ा ही नहीं रखूँगा। तो कहीं भी नहीं जाएंगे? रोज़ा ही नहीं रखा तो अफ्तारी कैसी? अफ्तारी नहीं, फिर घर पे कर लेंगे आप। घर पे कर लूँगा। सही है, ठीक है। अच्छा, जो मुनहरिफ अराकीन आप लोगों के हुए थे, कौन सा ऐसा मुनहरिफ हुआ शख्स जिसकी मुनहरिफ होने में आपको खुशी हुई कि चलो अच्छा हुआ ये तो मुनहरिफ हो गया? उसमें जहां पाक वाला जो सिलसिला हो जाता है ना। देखें बात यह है कि मुनहरिफ होने में तो कई ऐसे थे चेहरे जिनका कि पता चल जाता है ये गड़बड़ करेंगे कि ये कुछ ऐसे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसमें कि वो एक खातून भी है। नहीं एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा उन्होंने प्राइस पे की है, बहुत। यानी मैं तो हैरान होता हूँ कि वो सुबह अपने आप को आईने में कैसे देखते होंगे, अपनी फैमिली के साथ कैसे इंटरेक्ट करते होंगे, क्योंकि ये तो खुद के अपने ज़मीर को बेचना एक पैसों के लिए। और सुना एक खातून कह रही थी कि
22 करोड़ में जिंदगी जिंदगी अच्छी तो गुजर बहुत जाती होते हैं, सही बात है, बात तो ये- सही की है उन्होंने। नहीं मतलब है कि 22 डिपेंड करता है कि जी आपके लिए क्या Priorities अहम क्या हैं है, आपकी? आपके लिए एक रिस्पेक्ट अहम है, आपके लिए जद्दोजहद अहम है, वरना तो सारे दिन बस लॉटरी के टिकट ले लें और यही उम्मीद करें कि लॉटरी निकल निकल आएगा, आएगी, बिल्कुल। तो बस जिंदगी फिर हो जाएगी। नहीं, जो जद्दोजहद में अल्लाह ताला ने एक मज़ा रखा है वो किसी और चीज़ में नहीं। शिबली साहब, कानूनी राय अपनी तरफ, लेकिन एक सवाल जो जिस पे मैं फंसा हुआ हूँ, ये जो खत था उसके अंदर बुनियादी तौर पर मुद्दा अमेरिका का ये था कि रिजीम चेंज किया जाए पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। अब वो जो रिजीम चेंज था, अल्टीमेट आउटकम अमेरिका ये चाहता था, तो आप लोगों ने भी तो कर यही दिया है कि आपने भी अपने आप को हटा लिया, रिजीम चेंज तो हो गया। नहीं जी, देखें पहली बात तो ये है कि जो उनका जो चूँकि हमें ये कैबिनेट में हमें ये लेटर और ये सारे इसका बारे में हमें सब हमारे सामने रखा गया। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें कि अपोजिशन को भी बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए, तो सारी जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो तो पूरी की। उसमें जो था वो बेसिकली ये था कि अगर तो नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई तो फिर तो हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और हम एक दूसरे लफ्ज़ों में कि हम आपको माफ़ कर देंगे, forgiven, हाँ। जो कि मेरा ख्याल है कि एक कौम, एक सॉवरेन कौम के लिए कोई इस तरह की बात करना। दूसरी बात थी कि अगर ये नाकाम हो गई तो फिर आपके लिए बड़े सख्त नताइज होंगे। अब इससे ज़्यादा एक खुली धमकी क्या हो सकती है किसी भी सॉवरेन कंट्री के लिए? लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, अल्टीमेट आउटकम तो वही निकला ना जो वो चाह रहे थे। वो चाह रहे थे आप लोग हट जाएं, तो आप लोग हट गए। लेकिन हमने तो ये किया ना कि मुल्क की, देखें जब भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ और डेमोक्रेटिक जहनीत क्या कहती है कि आप अवाम की तरफ रुजू वापस चले करें, जाएं, ठीक है। वो हमने किया। हमने ये नहीं किया कि अपने हुकूमत जिसमें कि 1.5 साल रहता था कि हम उसको घसीटते मुख्तलिफ हीलों बहानों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से। देखें जो हुकूमत वक्त होती है उसके पास बड़ी पावर्स तो वो होती जो है। इस्तीफा होता है जी। वो नहीं हो सकता था ऑप्शन के, मतलब इमरान खान साहब आते आवाम के सामने जो खिताब करते हैं वो खिताब करते, वो कहते हैं कि भाई ये देखो ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये नहीं मुझे काम करने दे रहे, 4 साल से आपने भी देखा, मैं इस्तीफा देता हूँ, ठुकराता हूँ मैं इस निज़ाम को और मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ दोबारा और इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे और आप मुझे जिताएं और 2/3 मेजॉरिटी देकर आए। देखें पहली बात तो ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी तरीका है किसी भी हुकूमत को चेंज करने का, बिल्कुल। लेकिन ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं है कि आप लोगों की ज़मीर ख़रीदें, आप लोगों को पैसे दे के उनकी वफादारियाँ ख़रीदें। या तो कोई नज़रियाती तौर पे कहे और हो जाए तो ठीक है। हमने देखा ये ड्रामा, हमने यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में देखा, उसकी वीडियो क्लिप्स हैं, पता नहीं आज तक कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी बात ये थी कि जो मेंबरान जिनकी के वफादारियाँ ख़रीदी गई उनके ज़मीर जगाए, झंझोड़े गए चमक दिखाकर, और ऐसी उनको फिर सिंध हाउस में रखा तो मैरियट में रखा। ये जो ट्रेडिशन थी ना, ये इसको हमने तोड़ना था और ये सिर्फ इमरान खान ही कर सकता है। हमारे लिए ये बड़ा आसान था। पहली बात तो हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम सबकी मर्ज़ी उनके केसेस माफ़ कर दें, करके अपनी हुकूमत पूरी चलाएं बगैर किसी मसले मसाइल के। लेकिन हमें इक़्तिदार में इसलिए नहीं आए थे कि हमें इक़्तिदार चाहिए था। हम आए थे कि हमने इस जो तरीका हमेशा से जो पुरानी अपोजिशन का तरीका कार रहा है, जिस तरह से कि इन्होंने ख़रीदो फ़रोख्त का कल्चर को, हमारी मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया, हमारे मुल्क के सियासी कल्चर को तबाह किया, ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये छांगा मांगा, ये मरी, ये नथिया गली, ये सारी चीज़ें, ये इन्होंने ये कल्चर बनाया हुआ था जिसकी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत स्टेबल ना हो सकी और ना उन्होंने कोई ऐसी मुल्क के लिए बेहतरी की। लेकिन आप लोगों ने तो उससे आगे बढ़ के उन सबको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। 200 बंदा हमारे साथ नहीं है, वो गद्दार है भाई। नहीं, और ये गद्दार वाली सियासत पहले हुई है, गलत हुई है। गद्दार की बात नहीं है, बात तो ये है ना कि वो लोग देखें, इसमें तो कोई भुट्टो साहब के साथ हुआ था, श्रीलंका साजिश हुई थी रिसेंट, श्रीलंका वो है, और कितने चिली था, कितने ममालिक हैं जिसमें रिजीम चेंज की गई है। अब तो तरीके बदल गए हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें कि आप इतने एक छोटे अमाउंट में 15, 20, 30 अरब रुपए ले आए, आप रिजीम चेंज कर दें, लोगों की वफादारियां खरीद लें, ये नहीं। तो बेसिकली पॉइंट है उन 12-15 लोगों का, बेसिकली जो वो गद्दारी वाला बात है वो है उन 12-15 लोगों की जिन्होंने आप लोगों से डिफ्लेक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, देखें ना कि आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इस चीज़ को तोड़ना है, इस स्पेल को तोड़ना है, तो फिर आपने
ऐसा वो करना है कि एक तो ये है कि उनको बिल्कुल आइसोलेट करना है कि कौम देखे, और हम इंशाल्लाह जो अभी जलसे करेंगे, हमारी जो इलेक्शन कैंपेन जो कि तकरीबन शुरू हो चुकी है, हम इनके हलकों में सबसे पहले जाके और हम इधर जलसे करेंगे जो मुनहरिफ और यकीन है, बिकॉज हमने इनको मिसाल बनाना है कि आइंदा कोई ये जुर्रत ना कर सके कि अपने ज़मीर को लेकिन फाइनली मैं जो चीज़ पूछना चाहूँगा वो ये कि जब आपने इन लोगों के ऊपर कह दिया कि ये तो गद्दार हैं, तो अब इन गद्दारों के साथ होगा क्या? देखें, ये तो अदालत ने फैसला करना है। इस वक्त केस चल रहा है मतलब वो आपको कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगाएं, आप उनको कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं, या तो सजाए मौतों वाले मामला नजर आ रहे हैं मुझे, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये तो फैसले अदालत ने, बजाय इसके कि अपोजिशन जो कि इलेक्शन में बजाए जाने के वो बैक डोर के ज़रिए, साजिशों के ज़रिए, ख़रीदो फरोख के ज़रिए हुकूमत में आना चाहती थी, नैब के अकाउंट को ख़त्म करना चाहती थी, ये तो उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये तो स्टेटेड है, ठीक है। EVM और ओवरसीज़ वोटिंग को हक से महरूम रखना, ये सारे स्क्रैप करना, ये कोई नोबल वो थे ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको हासिल करने के लिए। तो अब तो हमने तो यही कहा है कि बजाय इसके कि हम इस चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करें, हम वापस से आवाम के पास जाते हैं और उनसे हम अपना वो लेंगे फैसला, देखते हैं कि आवाम क्या फैसला करती है। बिल्कुल सही। शुक्रिया अदा करेंगे शिबली फराज साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और शुक्रिया के बाद हम सलाम करेंगे कराची को। हाँ। और कराची में हमारा जो सेगमेंट होता है वो है इफ्तार मज़ेदार।